एक हमारा ग्लोबलाइजेशन का इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट। एमएनसीज अपना प्रोडक्शन कहाँ करती हैं? जहाँ वो मार्केट के क्लोज हो। जैसे आपने मैक्सिको का केस पढ़ा था, मेन जो है उससे मटेरियल यूएसओ में बेचा जाएगा, तो मैक्सिको जो है वह यूएस के पास में ही है। और जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर सस्ती मिलेगी, और जहाँ पे दूसरे फैक्टर्स भी सही होंगे जो उसको फेवर फैक्टर चाहिए। इन फेवर फैक्टर्स में ना एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत मैटर करती हैं। देखो, एमएनसी जहाँ भी जाके फैक्ट्री लगाएगी, इंडिया में फैक्ट्री लगाएगी, इंडिया में आजकल मोदी गवर्नमेंट है, वो उसके प्रोडक्शन को फेवर कर रही है कि भाई तुम आओ लगा लो। उन्होंने पॉलिसीज़ आसान कर दी, वो लगा देगी। लेकिन उसे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे कोई गवर्नमेंट जो आएगी वो इन पॉलिसीज़ को चेंज तो नहीं करेगी, मतलब चेंज कर देगी तो उसके लिए प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देखते हैं और अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, ये ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन होगा, एमएनसीज जब अपना प्रोडक्शन सेक्टर सेटअप करती हैं तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं? ये आपका पहला पैराग्राफ में से आ गया। हैविंग अश्योर्ड देमसेल्फ ऑफ दीज कंडीशंस, जब उनको ये कंडीशंस फेवरेबल मिलती हैं तो एमएनसीज अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं और ऑफिस। देखो, फैक्ट्री सेटअप करेगी या ऑफिस सेटअप करेगी, मान लो यूएस की कोई कंपनी है, इंडिया में वो अपना प्रोडक्शन करना चाहती है, एप्पल ने किया है आईफोन, है ना, तो अब वो क्या करेगी? वो यहाँ पे जगह खरीदेगी, तभी तो अपनी फैक्ट्री लगाएगी, और जगह उसे फ्री में तो मिल नहीं जाएगी। तो पैसा कहाँ से आएगा? यूएस डॉलर से। यूएस डॉलर से ही वो इंडिया में खरीदेगी ना। तो ऐसे जो वो खरीदती है सामान, बिल्डिंग, मशीन्स, उसे हम कहते हैं उसने किया इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और क्या कहा जाता है उसे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो वो ये खर्चा करती है ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए, इस उसमें वो करती है। अब कभी कभी एमएनसीज जो हैं, देखो एमएनसीज कैसे अपना प्रोडक्शन सेटअप करती हैं, तुमने पढ़ा ना ये लैंड वैंड। एक तो यही है कि वो फ्रेशली अपना लगाएगी, लैंड परचेज करेगी, अपनी फैक्ट्री लगाएगी, लेबर्स को हायर करेगी, अपना प्रोडक्शन सेटअप करेगी, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि जो इंडिया में ऑलरेडी है ना, जैसे मान लो इंडिया में ही कोई है रेफ्रिजरेटर बनाने की कंपनी। अब मैं ये तुम्हें एग्जांपल देती हूँ वर्लपूल का। वर्लपूल एमएनसी है। अब वो इंडिया में उसने क्या किया, इंडिया में एक फ्रिज आता था पहले जो रेफ्रिजरेटर की कंपनी थी, कैल्विनेटर, उसने उसको कर लिया। दो तरीके हैं, या तो उसको पूरा खरीद लिया, उसको हटा दिया और अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, नाम चेंज कर दिया, वो वर्लपूल के फ्रिज खरीदने बनाने लग गया। एक तो ये है कि पूरा जो है ना उसी का पूरा खरीद लो। दूसरा, उनके साथ जॉइंट वेंचर कर लो, मतलब उनके साथ समझौता कर लो कि भाई हम इतना पैसा आपकी कंपनी में लगाएंगे, आप भी मालिक हो, हम भी मालिक हैं, इतना इतना हमारा प्रॉफिट हो गया, और तब उसने अपना प्रोडक्शन सेटअप कर लिया। तो ये दो तरीके हैं। अब एट टाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज, तो लोकल कंपनीज उसके साथ करती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जब वो जॉइंट वेंचर में करती हैं जॉइंटली, तो कैसे फ़ायदा होता है? दोनों को फ़ायदा होता है। कैसे? एक तो जो एमएनसी है वो मनी दे देगी और उससे फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाइंग न्यू मशीन फास्टर प्रोडक्शन के लिए, यानी उसे पैसे कम खर्च करने पड़ रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि बहुत कुछ तो यहाँ है, लैंड भी है, लेबर भी है, कुछ पुरानी मशीनें हैं, बस उनको नया ही तो करना है। जब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो तो सिर्फ उसी पे पैसा खर्च करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, एमएनसी जो है वो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाती है प्रोडक्शन के लिए, तो दोनों को फ़ायदा है। एमएनसी को फ़ायदा है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, उसे ज़्यादा सरदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सेटअप किया हुआ उसे मिल रहा है। और जो लोकल कंपनी है जिसके साथ उसने वेंचर स्टार्ट किया है, लोकल कंपनी को भी फ़ायदा है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और उसे नई टेक्नोलॉजी मिल रही है। इस पे भी जो मैंने आपको समझाया, इस पे क्वेश्चन बनेगा कि वो कैसे प्रोडक्शन सेटअप करती हैं, वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। और जब वो जॉइंटली करती हैं तो इसके क्या एडवांटेज होते हैं लोकल कंपनीज को। बट द मोस्ट कॉमन रूट, अब जो मोस्ट कॉमन रूट है एमएनसी का, ये है कि ये लोकल कंपनीज को बाय कर लेती हैं और फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं।
जो मैंने आपको कहा कि उसने कैलविनेटर को पूरा खरीद लिया और अपना नाम देके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। एमएनसीज के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। देखो जैसे कारगिल फूड्स है, अमेरिकन एमएनसी है, और इसने इंडिया की ये पारक फूड को खरीद लिया और फिर इस पे अपना काम करना शुरू कर दिया। इनके पास इतना पैसा होता है कि ये पूरी एक कंट्री को चला सकती हैं, इतनी अमीर होती हैं ये एमएनसीज। In fact, many of the top MNCs have wealth excluding the entire budget of a developing country government. कभी तुम अगर देखो तो बजट आता है ना, बजट सेशन, तो उसमें गवर्नमेंट कहती है हमारे पास इतना पैसा है और हम यहाँ यहाँ खर्च करेंगे। तो एक एमएनसी के पास इतना पैसा होता है कि ये वो उस कंट्री का खर्चा आराम से चला सकती हैं, उठा सकती हैं। अब इतने वेल्थ के साथ अब सोचो कि इनकी पावर क्या होगी और इनका असर क्या होगा। देयर इज अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। एक और दूसरा तरीका है जिससे एमएनसीज कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन को। पहला आपने पढ़ लिया कि कंपनी को ही खरीद लिया और उसे एक्सपेंड कर दिया। अब लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्री प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जैसे क्या होता है गारमेंट की, फुटवेयर की, ये कहती हैं जहाँ पे अब जैसे इंडिया में स्मॉल मैन्युफैक्चरर है ना, उनके पास जाती है जिनका कोई नाम नहीं कुछ नहीं, उनको पैसा दे देती है, कहती है हमें क्वालिटी ये देना, तुम हमारे लिए ये बनाना शुरू कर दो। फिर क्या करती है, उनसे ख़रीद लेती हैं और अपनी कंपनी का लेबल लगा के बेच देती है। ये करती हैं। गारमेंट, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स एग्जाम्पल इंडस्ट्री हैं जहाँ प्रोडक्शन जो है स्मॉल प्रोड्यूसर्स बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और फिर ये प्रोड्यूसर्स जो है वो एमएनसीज को माल दे देते हैं और एमएनसीज सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम, अपने नाम के अंडर इसको वो बेच देती हैं। दीज लार्ज एमएनसी, अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उनसे। क्यों? तुमने ब्रांड वाले देखे ना कितने महंगे होते हैं। तुम खुद मार्केट में जाओ, एक लोकल खरीदो जूता शू, वो 400-500 तक आ जाता है, और एक तुम ब्रांडेड खरीदो जो 2000 to 5000 होता है। देखो चलो अगर क्वालिटी भी अच्छी लगाई जो उन्होंने दिया तो कितनी प्रोडक्शन बैठ जाएगी, 1000 के क्रॉस बैठ जाएगी, और वो बेचते हैं उसे 2000 3000। तो सोचो कितना प्रॉफिट होता है उनको। और क्या उनको अपना जो फैक्ट्री लगानी है, जो लेबर को देना है, जो लैंड खरीदनी है, वो सारा पैसा भी उनको बच गया। अब एमएनसीज जो है वो खुद ही डिटरमिन प्राइस, किस प्राइस पे बेचेंगी, क्या क्वालिटी है, डिलीवरी, लेबर कंडीशन क्या है, वो सब वो खुद डिसाइड करती हैं। Thus, we can see that there are variety of ways in which MNCs are spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe. तो कहते हैं हम देखते हैं कि कितनी तरह से MNCs जो है वो अपना प्रोडक्शन फैलाती हैं और लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं। अब पार्टनरशिप, वही पार्टनरशिप मतलब जॉइंटली हो गया ना, भाई हमारा प्रॉफिट इतना है, तुम्हारा इतना है, मतलब एक मालिक की बजाय दो मालिक हो गए पार्टनरशिप में। या फिर बाय यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज और बाय क्लोजली कंपीटिंग विद लोकल कंपनीज और बाइंग दैम अप। कंपीट करती हैं, उनको खरीद लेती हैं। ओके, एमएनसीज आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन एट द डिस्टेंट लोकेशन। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्प्रेस्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। कहीं भी बैठी है वो, किसी दूसरे की कंट्री का प्रोडक्शन को वो असर डालती है, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ जो है वो हर जगह मिलती है, तो लोग ब्रांड पे ज़्यादा जाना चाहेंगे ना बजाय लोकल के। और आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग वाले भी ऐप्स आ गई हैं, तो उस पर तो आप कहीं का भी माल खरीद सकते हो, किसी भी कंट्री का। हो गया क्लियर? तो इसमें मेन होता है कि वो कैसे अपना प्रोडक्शन सेटअप करती हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करती हैं। पहला, कंपनीज़ के साथ जॉइंटली वेंचर करके, उनके साथ कोऑपरेट करके। दूसरा, उनको बाय करके। तीसरा, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं स्मॉल से और अपने ब्रांड के अंदर बेचते हैं। लेकिन जब वो खरीदते हैं, लेकिन उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी कंपल्जन होता है कि वो ये माल लगाएंगे, इतने टाइम पे डिलीवरी देंगे। जो प्रोडक्ट है वो उन एमएनसीज के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। तो कुछ हद तक वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं।